मेरा नाम अशोक चौधरी है और आज का ये वीडियो लेक्चर है भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था उसका पार्ट 1, जिसके अंदर हम राजा राम मोहन राय जो अपने भारत के एक समाज सुधारक रहे हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में हम बात करें तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के अंदर हुआ था और राधानगर में हुआ था और एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने आगे जाकर के रूढ़िवादिता के खिलाफ ही बोलना शुरू किया था, इसके बारे में लिखना शुरू किया था, लोगों को जागृत करना शुरू किया था। 16 साल की राजा राम मोहन राय बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इन्होंने बचपन से ही समाज सुधारक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही अपने गांव लौटकर इन्होंने हिंदुओं को मूर्ति पूजा पर एक तर्क संगत आलोचना लिखी थी कि हिंदुओं को लिखा था कि मूर्ति पूजा एक पाखंड और आडंबर है, आपको ये नहीं करनी चाहिए और ये सही नहीं है अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए। वर्ष 1803 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम किया था, एक निजी दीवान के रूप में इन्होंने काम किया था और 1814 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया था और वापस अपने गांव में आ गए थे और समाज सुधारक के रूप में कार्य करने लग गए थे। राजा राम मोहन राय को दिल्ली के जो मुगल सम्राट सेकंड थे, उस टाइम में दिल्ली के अपने मुगल सम्राट थे जिनका नाम था अकबर सेकंड, इनकी पेंशन के अंदर कुछ खामियां, कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि उस टाइम में पूरा भारत था ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन था और उन्होंने इनको पूरी सही तरीके से पेंशन नहीं दी थी, उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स थी। तो इसके पेंशन की जो शिकायतें लेकर के इंग्लैंड गए और वहाँ पर जाकर के इन्होंने इनकी पेंशन की जो विसंगतियाँ थी वो दूर करवाई थी। तो तब खुश होकर के अकबर सेकंड ने इन्होंने राजा की उपाधि दी थी, तब से इनको राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। अपने उद्बोधन में जो टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा था। राजा राम मोहन राय को ही एक आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने भारत को आधुनिकता की ओर बढ़ाने के लिए काम किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को रूढ़िवादी विचारधाराएं और रूढ़िवादी सोच को छोड़ करके आधुनिकता को अपनाना चाहिए। राजा राम मोहन राय की विचारधारा के बारे में हम बात करें तो राजा राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिकरण आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। वो वेस्टर्न कल्चर थी, जो पश्चिमी सभ्यता थी, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे और कहते थे कि भारत के समाज में भी बहुत सारी चीज़ें पश्चिमी सभ्यता की माननी चाहिए अपने को। उन्होंने बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया था कि सारे काम होते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही करने चाहिए और अपने दिमाग और विवेक से ही करने चाहिए, न कि पाखंड और आडंबरों के आधार के ऊपर समाज चलाना चाहिए। इनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है, इसलिए धार्मिक रूढ़िवादिता को हमें छोड़ना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने निष्कर्ष निकाला था कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों है। इन्होंने कहा कि जो धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार हो जाएगा तो राजनीति का अपने आप आधुनिकीकरण हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का यह भी मानना था कि पापी मनुष्य को कोई पाखंड और अनुष्ठान और आडंबर नहीं करना चाहिए। उन्होंने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आत्मशुद्धि के माध्यम से ही उनसे पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, न कि कोई धार्मिक अनुष्ठान और आडंबर करके हम अपने पापों को खत्म कर दें। इनकी विचारधारा के बारे में आगे बात करें तो उन्होंने मनुष्यों की सामाजिक समानता के अंदर भी विश्वास करते थे। इनका मानना यह था कि भारतीय समाज के अंदर जाति और वर्ण के आधार पर लोगों को अलग अलग किया जा चुका है। तो असल में सभी मनुष्य एक समान हैं, उनको एक समान कर्म के आधार पर एक समान रूप से देखना चाहिए, न कि उनकी जाति के आधार पर उनका डिफरेंस करना चाहिए। राजा राम मोहन राय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस्लामिक एकेश्वरवाद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि इस्लाम के अंदर एक ईश्वर को माना जाता है, जबकि हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे ईश्वर को माना जाता है। इसलिए इन्होंने एकेश्वरवाद, एक ईश्वर का जो सिद्धांत था उसको इन्होंने ज़्यादा अच्छा माना। इन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद ही वेदांत का मूल संदेश है। इनका ये कहना था कि वेदों के अंदर भी ईश्वर को एक ही मानने के लिए कहा गया है। एकेश्वरवाद को वे हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्मवाद के प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते थे। इनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है।
यही कारण था कि इन्होंने एकेश्वरवाद को ज्यादा अच्छा माना था। राजा राम मोहन राय का यह भी मानना था कि जब महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा, देखो राजा राम मोहन राय ने जो महिलाओं के अधिकार हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया था कि महिलाएं शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी समाज का ज्यादा अच्छे से उत्थान हो सकता है, तभी समाज ज्यादा मॉडर्न होगा। बाल विवाह के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था। सती प्रथा को इन्होंने ही बंद करवाया था। सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले बंद करवाने के लिए कोशिश करी थी और इनके प्रयासों से ही सती प्रथा के रोक के ऊपर कानून बना था। धार्मिक सुधारों के बारे में बात करें तो इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने अपना पहला प्रकाशन, पहली एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसको हिंदी में देवताओं का एक उपहार नाम से भी कहा जाता है। देखो राजा राम मोहन राय को कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने फारसी के अंदर भी अपनी किताबें लिखी हैं कई, इन्होंने हिंदी के अंदर भी लिखी है, अंग्रेजी के अंदर भी लिखी है, संस्कृत के अंदर भी लिखी है। कहते हैं कि इनको बहुत सारी भाषाओं का बहुत अच्छा सा नॉलेज था। वर्ष 1803 में सामने आया था जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया था। इन्होंने हिंदुओं की जो प्रथाएं थी, जो हिंदुओं के कर्मकांड और पाखंड और आडंबर थे, उनके ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी थी, तुहफात उल मुवाहिदीन। ये पहली किताब थी, इनका पहला प्रकाशन था। वर्ष 1814 में जब इन्होंने जॉब छोड़ दी थी, उस टाइम में ये नौकरी के अंदर थे, दीवान की नौकरी करते थे। वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। देखो ये आत्मीय सभा थी, इन्होंने ही सती निरोधक कानून बनाने के लिए आगे जाकर के इसी के अंतर्गत ही, इस सभा के अंतर्गत ही इन्होंने सती प्रथा निरोधक कानून बनाने के लिए कार्य किया था और इसी सभा ने यह कानून बनवाया था। इनकी समाज सुधार की जो थ्योरी थी उसके बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की संकल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में करी थी। कि इनका यही मानना था कि जब हम समाज को सुधार लेंगे, समाज के अंदर जो पाखंड आडंबर है उनको दूर कर देंगे, मॉडर्न कर देंगे अपने समाज को, समाज की सोच को मॉडर्न कर देंगे, तो राजनीति का आधुनिकीकरण अपने आप हो जाएगा और राजनीतिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। जो इनकी मुख्य जो सभाएं थी, जो जिनका इन्होंने गठन किया था, वो थी वर्ष 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। इसके अंतर्गत ही सती प्रथा निरोधक कानून बना था, सती प्रथा, ठीक है। दूसरा 1821 के इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, जिसको ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन भी कहा जाता है, इसका गठन किया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, 1828 के अंदर इन्होंने ब्रह्म सभा, जो आगे जाकर के 1830 के अंदर, जिसको 1830 में जिसको ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था, इसकी स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध भी अभियान चलाया था। समाज को सुधारने के लिए समाज की ये कुरीतियां थी, इनके ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया था। वह महिलाओं की स्वतंत्रता को, विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह, देखो उस टाइम में विधवा पुनर्विवाह ये भी बहुत ही टफ टास्क था, और सती प्रथा तो था ही, जो महिलाओं के स्वतंत्रता के अधिकार थे जिनका हनन करता था। इसके लिए इन्होंने अपने बहुत ही विचार रखे और इन्होंने इनका बहुत ही तगड़े तरीके से विरोध किया, और बाद में जाकर के इन्होंने सती प्रथा के रूप का के खिलाफ तो इन्होंने कानून बनवा दिया था। इन्होंने बाल विवाह और महिलाओं की अशिक्षा, विधवाओं के अपमानजनक स्थिति का भी विरोध किया था, तथा महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार भी मांगे थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ब्रह्म समाज के बारे में जान लेते हैं, जो इनकी देन थी और जो आज भी है अपने समाज के अंदर और भारतीय इतिहास के अंदर, जो बहुत ही बड़ा अपना रोल रखता है। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी, जिसके बाद में इनको ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने पुरोहिती अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था, जो हिंदू धर्म के अंदर जनरली ये सारे काम होते हैं, इनके खिलाफ था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। इनका यह मानना था कि सभी धर्मों को, ये ब्रह्म समाज के नियम है, ये एक रूपता के साथ मानना चाहिए। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, जो अप्रत्यक्ष रूप से आगे जाकर के राष्ट्रवादी आंदोलन में भी इसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। जो राष्ट्रवादी आंदोलन भी एक तरीके से बन गया था, यह पहला समाज सुधारक आंदोलन था। यह आधुनिक भारत में सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था। देखो
जो राजा राम मोहन राय थे, इनको आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इनको भारत का आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। ये भारत का आधुनिक पुरुष थे। ठीक है, इन्होंने आधुनिकता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, इनका मुख्य अल्टीमेट एम ये था कि पाश्चात्य संस्कृति है, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो अपनाने पर हमें आधुनिकता की ओर अपने विचारों को ले जाएंगी, और जिससे अपना अप्रत्यक्ष रूप से अपना भारतीय समाज और राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। वर्ष 1866 में जो ब्रह्म समाज था, ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। ये इनकी मृत्यु के बाद की बात है। जो इनके ब्रह्म समाज के जो 2 प्रमुख कार्यकर्ता थे, एक तो थे केशव चंद्र सेन थे, एक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देखो, केशव चंद्र सेन थे ये ब्रह्म समाज को मानने वाले थे। ठीक है, इनका जो ब्रह्म समाज था, इनको भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर था, इनको आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। ये देवेंद्र चंद्र सेन थे, इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हिंदी भाषा अपनाने के लिए ही कहा था। केशव चंद्र सेन ने ही दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, इनको ही हिंदी भाषा, पहले दयानंद सरस्वती जी थे, वो संस्कृत भाषा को अपनाते थे, फिर केशव चंद्र सेन ने ही इनको सलाह दी थी हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, ये 2 नाम याद रखना, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। शैक्षिक सुधार के बारे में हम बात करें तो इन्होंने जो डेविड हेयर के प्रयास थे भारत के अंदर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो इसमें इन्होंने इनका साथ दिया, और 1817 में हिंदू कॉलेज को खोला गया। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय के द्वारा खोली गई, एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर किया हुआ एक अच्छा कार्य था। हिंदू कॉलेज खोलने के प्रयासों को समर्थित किया था, और बाद में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई थी। और दूसरी, इन्होंने कलकत्ता के अंदर क्या, वेदांत कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो वेदांत कॉलेज जिसके अंदर पश्चिमी और जिसमें भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। मतलब पश्चिमी जो देशों की जो किताबें थी, उनकी एजुकेशन थी, उनको भी वेदांत कॉलेज में अडॉप्ट किया था। और हिंदू कॉलेज के अंदर भी जो दर्शन शास्त्र था, जो पश्चिमी सभ्यता के लोगों का, वो पढ़ाया जाता था हिंदू कॉलेज के अंदर भी। आर्थिक और राजनीतिक सुधार के बारे में बात करें, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो इम्पोर्टेंट कार्य थे इनके वो थे, सबसे पहले इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश जो संवैधानिक प्रणाली है, उनके अंदर इन्होंने जिस तरीके से नागरिक स्वतंत्रता की बात करी गई है, और नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए कुछ पॉइंट और नियम बनाए गए थे, वही नियम भारत के लोगों को भी मिलने चाहिए। दूसरा, इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के, सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जिसने बात करी थी भारत के अंदर, वो थे राजा राम मोहन राय। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी इन्होंने बात करी थी। लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से इन्होंने भारत में प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया था। और 1819 के अंदर लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई थी। उस टाइम में इनके पहले प्रेस के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता थी, उनके बारे में लिखना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। बहुत सारे कठोर नियम और कानून थे प्रेस के ऊपर, लेकिन इनके प्रयासों के बाद में प्रेस की सेंसरशिप के अंदर कुछ ढील दी गई थी। और इसके बाद में इन्होंने 3 पत्रिकाएं लिखी थी। एक तो ब्राह्मणवादी पत्रिका लिखी थी, एक संवाद कौमुदी लिखी थी जो बंगाली भाषा की थी, एक फारसी भाषा की थी मीरात उल अकबर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मीरात उल अकबर ये किस में थी? फारसी भाषा में। इसके साथ ही इन्होंने कराधान सुधार के ऊपर भी बात करी थी। इनका ये भी मानना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अत्यधिक और गलत तरीके से कर वसूल करती है भारतीय जनता और भारतीय जमींदार और साहूकारों के ऊपर से, एक तरीके से ये दमनकारी प्रथा है ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसका इन्होंने विरोध किया था। उसके साथ ही कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने कुछ करों के अंदर फिर ढील भी दी थी इनके प्रयास के बाद में। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय वस्तुओं पर जो निर्यात शुल्क है उसको कम करना चाहिए, जिससे लोगों को, डायरेक्ट जो निर्यातक हैं, जो भारतीय व्यापारी हैं, उनको कुछ अच्छा फायदा मिले। निर्यात शुल्क है तो निर्यात शुल्क अत्यधिक होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा फायदा मिलेगा, और जो वस्तु बनाने वाले थे, जो भारतीय व्यापारी थे, उनका मुनाफा कम था।
तो इसका भी इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद में प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो इन्होंने ये कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो उच्च पद हैं उनके अंदर भारतीयों को भी अच्छी जगह है मिलनी चाहिए, ये भारतीयों का अधिकार है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो अलग अलग होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय और यूरोपीय लोग हैं उनके बीच में समानता होनी चाहिए, कि उनके अंदर आप भेदभाव करना बंद करो और जो उच्च सेवाएं हैं उनके अंदर भारतीयों के लिए अलग से पद रखो या रिजर्वेशन दो उनको, उनका भारतीयकरण होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भारत में यूरोपीय लोगों का आवास था। इसके बारे में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने राजा राम मोहन राय से सलाह मांगी थी, जिसको इन्होंने मान लिया था। जिन्होंने इस सलाह को माना था राजा राम मोहन राय ने, उनका ये मानना था कि जो यूरोपीय लोग भारत में आकर के रहेंगे तो उनकी जो कार्य कुशलता है, जैसे उनकी कृषि के अंदर वैज्ञानिक तरीके हैं, यूरोप हमसे एडवांस था उस टाइम में बहुत ज़्यादा, तो उनका जो व्यापार करने का तरीका है, उनका जो बिजनेस करने का तरीका है और उनका जो खेती करने का तरीका है, उससे भारतीय लोग मॉडर्नाइजेशन सीखेंगे, कि अभी आधुनिकीकरण सीखेंगे, जिससे उनकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने यह माना था कि भारत के अंदर यूरोपीय लोगों को बसाया जाना चाहिए और भारतीय लोगों के साथ में उनको सम्मिलित कर देना चाहिए, जिससे भारत के लोग उनसे कुछ उन्नत चीज़ें, कुछ एडवांस चीज़ें सीख सकें, जिससे भारत का अच्छा विकास हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के साहित्य के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य लिखे थे, लगभग 17-18 साहित्य होंगे, सभी के नाम तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन मुख्य मुख्य साहित्य थे तुहफत उल मुवाहिदीन, ये हिंदुओं के पाखंड और आडंबर हैं उनको बताने के लिए, जनता के सामने लिखने के लिए, उनको क्रिटिसाइज किया था एक तरीके से इस किताब के द्वारा। एक वेदांत गाथा लिखी थी इन्होंने और वेदांत सार, देखो वेदांत गाथा इसने लिखी थी और वेदों की ओर चलो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना दयानंद सरस्वती जी और राजा राम मोहन राय के पास में। वेदांत गाथा और वेदांत सार इस टाइप की ये किताबें थी, ये इनकी लिखी हुई है राजा राम मोहन राय की। किनोपसिद्ध, ईसोपसिद्ध, कठोपसिद्ध, देखो वेद प्रसिद्ध, मुंडक उपनिषद और हिंदू धर्म की रक्षा, ये कुछ मुख्य पुस्तक हैं जो इन्होंने लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका लिखा था? आर्य समाज की स्थापना करी थी। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 इन्होंने राजस्थान के अंदर लिखी थी। कहाँ पर लिखी थी? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ लिखी थी? नौलखा महलों में। ठीक है, ये अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।